नमस्कार दोस्तों, जीएनएस न्यूज में आपका स्वागत है। हर उपयोगी जानकारी और काम की खबर से अपडेट रहने के लिए अभी सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर ले और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा दोस्तों में शेयर करें। तो चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। आपको बता दें, देश की अदालतों में लंबित मामलों की संख्या में तेजी से बढ़ोतरी हो रही है। कोर्ट में लंबित मामलों की संख्या को लेकर केंद्रीय कानून मंत्री किरण रिजिजू ने एक बार फिर चिंता जाहिर की। केंद्रीय कानून मंत्री ने अदालतों में लंबित मामलों को सुलझाने के लिए केंद्र की ओर से पूरा सहयोग दिए जाने की बात कही है। रिजिजू ने बताया कि देश भर की विभिन्न अदालतों में 5 करोड़ से अधिक मामले लंबित हैं। उन्होंने कहा कि अदालतों में पेंडिंग केसेस को सुलझाने के लिए मोदी सरकार न्यायपालिका को पूरा सहयोग दे रही। उन्होंने यह बात हरियाणा के कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय परिषद में भारतीय अधिवक्ता परिषद के 16वें राष्ट्रीय सम्मेलन को संबोधित करते हुए कही है। नेपाल के नए प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल प्रचंड ने एबीपी न्यूज से खास बातचीत की है। इस दौरान उन्होंने कहा कि हम भारत के साथ अच्छे रिश्ते चाहते हैं, मैं भारत के खिलाफ नहीं हूं। पुराने विवाद भुलाकर आगे बढ़ेंगे। नेपाल के हालिया चुनाव पर उन्होंने कहा कि नेपाल की राजनीतिक पार्टियों में संघर्ष भी है और एकता का चरित्र भी है। पीएम प्रचंड ने कहा कि जो जनादेश रहा उसके हिसाब से ही देश में सरकार बनी है। जनता चाहती थी कि सब मिलकर काम करें, इसलिए मिलकर सरकार बनाई है। हमारी सरकार कार्यकाल पूरा करेगी, संविधान के हिसाब से काम होगा। महाराष्ट्र कर्नाटक सीमा विवाद को लेकर मंगलवार को महाराष्ट्र विधानसभा में पास हुए प्रस्ताव पर पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने कहा कि हमने इस प्रस्ताव का समर्थन किया है। महाराष्ट्र के पक्ष में जो भी होगा हम उसका समर्थन करेंगे। उन्होंने कहा कि लेकिन हमारे कुछ सवाल है। 2 साल से अधिक समय से सीमावर्ती क्षेत्रों में रहने वाले लोग महाराष्ट्र में शामिल होने की मांग कर रहे हैं, हम उनके बारे में क्या कह रहे हैं। उन्होंने आगे कहा कि आज सरकार ने जवाब दिया कि विवादित क्षेत्रों को केंद्र शासित प्रदेश घोषित नहीं किया जा सकता है, जैसे कि 2008 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि हालांकि स्थिति अब वैसी नहीं है। कर्नाटक सरकार इसका पालन नहीं कर रहे, वे वहां विधानसभा सत्र कर रहे हैं जिसका नाम बेलगावी रखा गया है। इसलिए हमें सुप्रीम कोर्ट जाना चाहिए और सुप्रीम कोर्ट से विभाजित क्षेत्र को केंद्र शासित प्रदेश घोषित करने के लिए कहना चाहिए। पूर्व केंद्रीय मंत्री आरसीपी सिंह ने मंगलवार को तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार पर जमकर निशाना साधा है। एसएससी पेपर लीक मामले को लेकर तेजस्वी पर निशाना साधते हुए तेजस्वी के एक कथन को लेकर कहा कि उनका कहना गलत है। गलत काम करने वाला नालंदा, गोपालगंज, बांका या कहीं का भी हो, इस मामले में सभी जांच एजेंसियों को लगाकर पता करना चाहिए। इन दिनों जितने लोगों ने नौकरी पाई है उन पर भी क्लोज वॉच होनी चाहिए। नीतीश कुमार की फोटो लगाकर अधिकारियों पर प्रभाव डाला जाता है। वह शराबबंदी पर बिफरते हैं लेकिन उनको असली चैलेंज युवा नहीं दिखते हैं। पेपर लीक मामले को लेकर कहा कि सबसे बड़ी समस्या है कि पेपर लीक हो रहा, परीक्षा में दूसरे लोग भी बैठे जा रहे हैं, सेंटर पर वो भी पकड़े जाते हैं। सिस्टम में एक पारदर्शिता होती है, वह पारदर्शिता ध्वस्त हो जाती है। नीतीश कुमार के साथ जितने भी लोग लगे हुए हैं, जहाँ जहाँ वो जाते हैं काफी सारे लोग इसी काम में लगे रहते हैं और नीतीश कुमार की फोटो लगाकर पदाधिकारियों पर प्रभाव डालकर इस तरह के काम करते हैं। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार शराबबंदी पर बिफरते रहते हैं लेकिन उनको बिहार में रोजगार का हाल नहीं दिख रहा। उनको सोचना चाहिए कि वह हमारी चुनौती है। वो घोषणा करते हैं कि इतने लाख को रोजगार देंगे लेकिन हकीकत में क्या हालत है ये उनको नहीं दिख रहा। क्या ये पूरा का पूरा कमाई का धंधा बनता जा रहा है? इस तरह से रोजगार देंगे। झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार आगामी 29 दिसंबर को अपने 3 साल पूरे कर लेगी। इस मौके पर सरकार विभिन्न योजनाओं के तहत 40 लाख से भी ज्यादा लोगों के बैंक खातों में 1200 करोड़ रुपए से अधिक की राशि डीबीटी के जरिए ट्रांसफर करेगी। झारखंड सरकार के मंत्रालय में आयोजित होने वाले एक कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन खुद यह राशि ऑनलाइन ट्रांसफर करेंगे। राज्य सरकार की ओर से आधिकारिक तौर पर बताया गया है कि राज्य के लगभग 10 लाख किसानों के बैंक अकाउंट में सूखा राहत की राशि डाली जाएगी। यूपी नगर निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण को लेकर इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच के फैसले को यूपी सरकार चुनौती दे सकती है। दरअसल इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने कहा कि राज्य में इस बार निकाय चुनाव बिना ओबीसी आरक्षण के होगा। कोर्ट के इस फैसले पर बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। मायावती ने कहा, यूपी में बहुप्रतीक्षित निकाय चुनाव में अन्य पिछड़ा वर्ग को संवैधानिक अधिकार के तहत मिलने वाले आरक्षण को लेकर सरकार की कारगुजारी का संज्ञान लेने संबंधी माननीय हाईकोर्ट का फैसला सही मायने में भाजपा व उनकी सरकार की ओबीसी एवं आरक्षण विरोधी सोच व मानसिकता को प्रकट करता है।
कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा नए साल में 3 जनवरी को उत्तर प्रदेश में प्रवेश करेगी, जिसे लेकर कांग्रेस ने प्रदेश में तमाम तैयारियां तेज कर दी है। इस सिलसिले में पूर्व केंद्रीय मंत्री व कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सलमान खुर्शीद मेरठ पहुंचे हैं, जहां उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ बातचीत की है। इस दौरान भारत जोड़ो यात्रा को लेकर मीडिया से बात करते हुए सलमान खुर्शीद ने कहा कि अगर देश को बचाना है तो हम सबको एक साथ आना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि नागपुर से देश नहीं चलेगा, यह देश प्यार मोहब्बत से चलेगा। सलमान खुर्शीद ने मेरठ के इतिहास को याद करते हुए कहा कि यहाँ के वीरों ने देश को आजाद कराने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है। भारत जोड़ो यात्रा में मेरठ के लोग दिल्ली पहुँचेंगे और यात्रा को कामयाब बनाएंगे। उन्होंने कहा कि यह यात्रा गाजियाबाद के लौनी बॉर्डर से होते हुए यूपी में प्रवेश करेगी, इसके बाद बागपत और शामली जिले से होते हुए हरियाणा पहुंचेगी। उन्होंने कहा कि यूपी में भारत जोड़ो यात्रा 3 दिन रहेगी और 4 जनपदों से होकर गुजरेगी। यूपी नगर निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण को लेकर इलाहाबाद हाई कोर्ट के लखनऊ बेंच के फैसले को यूपी सरकार चुनौती दे सकती है। दरअसल इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने कहा कि राज्य में इस बार निकाय चुनाव बिना ओबीसी आरक्षण के होगा। इसको लेकर अपना दल की नेता पल्लवी पटेल ने भी बयान जारी किया है। पल्लवी पटेल ने सरकार को संविधान विरोधी बताया है। पल्लवी पटेल ने ट्वीट किया कि मैं पहले भी कहती आई हूँ कि यह संविधान विरोधी सरकार है। आज कोर्ट का फैसला मेरी इस बात पर मुहर लगा देता है, वरना 18 घंटे काम करने का वादा करने वाली सरकार 6 महीने पहले आयोग बनाकर ओबीसी आरक्षण को सुनिश्चित नहीं कर सकती थी क्या? वहीं अपना दल ने ट्वीट कर लिखा, ओबीसी आरक्षण के बिना निकाय चुनाव किसी भी दृष्टि से उचित नहीं है। हम इस संदर्भ में माननीय लखनऊ उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए फैसले का अध्ययन कर रहे हैं। जरूरत पड़ी तो अपना ओबीसी के हक के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे। केंद्र सरकार की कुल देनदारी सितंबर के अंत में बढ़कर 147.19 लाख करोड़ रुपए पर पहुंच गई है। इससे पहले जून तिमाही में 145.72 करोड़ रुपए थी। वित्त मंत्रालय की एक रिपोर्ट के मुताबिक दूसरी तिमाही में इसमें 1% की वृद्धि हुई है। पब्लिक डेब्ट मैनेजमेंट पर वित्त मंत्रालय की रिपोर्ट कहती है कि इस साल सितंबर के अंत में सार्वजनिक कर्ज कुल देनदारी का 89.1% रहा है। 30 जून को समाप्त तिमाही में ये आंकड़ा 88.3% हो गया है। इसमें कहा गया कि करीब 29.6% सरकारी प्रतिभूतियों 5 साल से कम अवधि में मैच्योर होने वाली है। कर्नाटक के स्वास्थ्य मंत्री के सुधाकर ने मंगलवार को कहा कि कोविड-19 का BF.7 सब वेरिएंट फाइल होता रहा है, लेकिन गंभीर असर कम देखने को मिला है। इसके साथ ही उन्होंने जोर दिया कि वरिष्ठ नागरिकों, बच्चों और गर्भवती महिलाओं को सतर्क रहने की जरूरत है। उन्होंने बताया कि कोविड-19 से निपटने की तैयारी का पूर्वाभ्यास राज्य के प्रत्येक जिले और तालुका में हो रहा है, ताकि संक्रमण से अचानक मरीजों की संख्या बढ़ने पर उनके इलाज की तैयारियों का परखा रख सके। सुधाकर ने संवाददाताओं से कहा, BF.7 ओमिक्रॉन का सब वेरिएंट है, लेकिन इसके और अन्य वेरिएंट में अंतर यह है, यह तेजी से फैलता है, लेकिन संक्रमण का दुष्प्रभाव अधिक नहीं होता है। उन्होंने कहा कि हालांकि अन्य देशों से आ रही जानकारी से संकेत मिला है कि बुजुर्गों और अन्य रोगों से ग्रस्त लोगों में संक्रमण के दुष्प्रभाव थोड़ा अधिक है। राहुल गांधी के नेतृत्व में निकाली जा रही कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा अब अपने अंतिम पड़ाव पर पहुंच गई है। भारत जोड़ो यात्रा कुछ दिनों के विश्राम के बाद 3 जनवरी को उत्तर प्रदेश में प्रवेश करेगी। वहीं कांग्रेस पार्टी यूपी में भारत जोड़ो यात्रा के प्रवेश से पहले खास संदेश देने में जुटी हुई है। कांग्रेस ने यात्रा से पहले यूपी के कद्दावर नेताओं को न्योता देना शुरू कर दिया है। इसी बीच कांग्रेस ने भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होने के लिए भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नेता और उत्तर प्रदेश के पूर्व डिप्टी CM दिनेश शर्मा को निमंत्रण भेजा है। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने इस साल अपनी विभिन्न योजनाओं की बेहतर निगरानी और कुशल कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए सक्षम आंगनबाड़ी पोषण 2.0 मिशन शक्ति और मिशन वात्सल्य के 3 कार्य क्षेत्रों के जरिए काम किया है। सक्षम आंगनबाड़ी और पोषण 0 अभियान ने बच्चों, किशोर लड़कियों और गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं और बच्चों की देखभाल करने के लिए पोषण सहायता पर ध्यान केंद्रित किया है, जबकि मिशन शक्ति का उद्देश्य महिलाओं की सुरक्षा और शक्तिकरण था। वहीं मिशन वात्सल्य बच्चों की सुरक्षा और कल्याण पर केंद्रित था। अब तक 11.22 लाख आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को स्मार्टफोन उपलब्ध कराए गए हैं। इसके अलावा बच्चों की नियमित विकास निगरानी को बढ़ावा देने के लिए 12.65 लाख निगरानी उपकरण जैसे इन्फेटोमीटर, स्टेडोमीटर राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा खरीदे गए हैं। पल पल के अपडेट जानने के लिए जुड़े रहें आप अपने GNS न्यूज चैनल से। मिलते हैं अगली बड़ी खबर के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।